नमस्कार दोस्तों, आरकेएन एकेडमी पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें जिससे आने वाली अपडेट आपको समय पर प्राप्त हो सके। दोस्तों, हम सिंधु घाटी सभ्यता के आर्थिक जीवन के बारे में अध्ययन कर रहे थे। उसके तहत मैंने कृषि व पशुपालन के बारे में जानकारी दी थी। आज सिंधु घाटी सभ्यता की अर्थव्यवस्था के एक अन्य आधार उद्योग व शिल्प एवं व्यापार व वाणिज्य के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले हम उद्योग व शिल्प के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता में कौन कौन से उद्योग व शिल्प प्रमुख थे? तो सबसे पहले है वस्त्र उद्योग। सबसे पहले वस्त्र उद्योग। इस समय जो वस्त्र उद्योग था वह सिंधु सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण उद्योग था। सबसे प्रमुख उद्योग कौन सा था? वस्त्र उद्योग था। और इस समय सूती व ऊनी दोनों प्रकार के वस्त्र प्रमुख थे। इस समय सूती व ऊनी दोनों प्रकार के वस्त्र प्रमुख थे। सूती वस्त्र सादा, सूती वस्त्र सादा व कढ़ाईदार दोनों ही प्रकार के होते थे। मोहनजोदड़ो से एक चांदी का कलश मिला है। किससे लिपटा हुआ? सूती वस्त्र से लिपटा हुआ क्या मिला है? चांदी का कलश मिला है। कहां से मिला है? मोहनजोदड़ो से। इसके अलावा कालीबंगा से हमें क्या मिला है? सूती वस्त्र से लिपटा हुआ उस्त्रा मिला है। कालीबंगा से हमें सूती वस्त्र से लिपटा क्या मिला है? उस्त्रा मिला है। कहां से मिला है? कालीबंगा से मिला है। इसके अलावा मोहनजोदड़ो से हड्डी की सुइयां प्राप्त हुई है। मोहनजोदड़ो से हड्डी की सुइयां प्राप्त हुई है। इसका मतलब है कि वस्त्र उद्योग एक उन्नत अवस्था में था। वस्त्र उद्योग उन्नत अवस्था में था। दूसरा प्रमुख उद्योग था मृदभांड उद्योग। दोस्तों, मैंने पहले बताया था कि जो मृदभांड जो थे वह कैसे थे? चाक पर निर्मित व हस्त निर्मित। चाक पर निर्मित जो मृदभांड थे वह अधिक मात्रा में थे और हस्त निर्मित जो मृदभांड थे वो कम मात्रा में थे। और जो मृदभांड जो थे वह मिट्टी के बने हुए थे तथा धातु के बने हुए थे। मृदभांड जो है धातु के बने हुए थे व मिट्टी के बने हुए थे। और जो मिट्टी के मृदभांड थे वह कैसे थे? चाक निर्मित व हस्त निर्मित। चाक निर्मित जो मृदभांड थे वह अधिक मात्रा में थे और हस्त निर्मित जो मृदभांड थे वो कम मात्रा में थे। इसके अलावा जो बर्तन है वह अन्य धातु के भी बनाए जाते थे। और जो मृदभांड थे यानी कि जो मिट्टी के बर्तन थे वह कैसे थे? वह कहते हैं लाल रंग, लाल या गुलाबी रंग के थे और उन पर काले रंग का पुष्पाकार ज्यामितीय चित्रांकन था। यानी कि मैंने पिछली क्लास में बताया था कि जो मृदभांड कैसे थे, यहां लाल व गुलाबी रंग के तथा उन पर काले रंग का चित्रांकन था।
और चित्रांकन भी कैसा था? पुष्पाकार ज्यामितीय या प्राकृतिक चिंतन वो चित्रांकन था, प्राकृतिक चित्रांकन था। इसके अलावा यहां पर कौन सा उद्योग प्रमुख था? मन का उद्योग। दोस्तों लोथल व चहुंदड़ो, लोथल व चहुंदड़ो से हमें क्या मिला है? मनका बनाने की कारखाने प्राप्त हुए हैं। मनका बनाने के क्या है? कार्यशाला हमें प्राप्त हुई है। इसका मतलब है यहां पर जो मनका जो उद्योग था वह एक महत्वपूर्ण उद्योग था। इसके अलावा सीप उद्योग, सीप उद्योग, और सीप उद्योग कहां पर प्रमुख था? लोथल व बालाकोट, लोथल व बालाकोट। और बालाकोट में सबसे समृद्ध सीप उद्योग था तथा इसके निर्यात का प्रमुख केंद्र था। बालाकोट सीप समृद्ध सीप उद्योग का प्रमुख केंद्र था तथा इसके निर्यात का प्रमुख केंद्र था। इसके अलावा दोस्तों मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, बिलौसारो, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, नौसारों से क्या मिले हैं? हमें मृद भांड बनाने के भट्टे मिले हैं, यानी चूल्हे मिले हैं। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, नौसारों से हमें क्या मिला है? और चहुंदड़ो से हमें मृद भांड बनाने के चूल्हे मिले हैं। इसके अलावा दोस्तों आभूषण उद्योग भी महत्वपूर्ण था। आभूषण उद्योग भी इस समय महत्वपूर्ण था और आभूषण सोने, चांदी, कांसा, इसके अलावा मिट्टी, शंख, हाथी दांत आदि के बनाए जाते थे, लेकिन लोहे के आभूषण नहीं बनाए जाते थे क्योंकि इस समय लोहे के बारे में जानकारी सिंधु सभ्यता के लोगों को नहीं थी। इसके अलावा ईंट उद्योग, इस समय ईंट उद्योग भी महत्वपूर्ण था। इसका मतलब ईंट निर्माण का जो उद्योग था इस समय महत्वपूर्ण था। और मोहनजोदड़ो से क्या मिला है? ईंट के भट्टे मिले। मोहनजोदड़ो से क्या मिला है? ईंट के भट्टे प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा हाथी दांत उद्योग भी महत्वपूर्ण था और यह कहां पर था? लोथल में महत्वपूर्ण था। हाथी दांत जो उद्योग था वह कहां पर महत्वपूर्ण था? लोथल में हाथी दांत जो उद्योग था यह सबसे महत्वपूर्ण था क्योंकि हाथी दांत की जो वस्तुओं का निर्माण एवं व्यापार में लोथल का एक महत्वपूर्ण स्थान था। और दोस्तों अभी मैंने बताया था कि इस समय क्या है? लोहे के बारे में जानकारी नहीं थी और ये लोग तलवार से भी अपरिचित थी। लोहे के बारे में जानकारी नहीं थी तथा तलवार से ये लोग अपरिचित थे। तलवार के बारे में इनकी जानकारी नहीं थी। यह है दोस्तों आपका शिल्प व उद्योग। अब दोस्तों हम व्यापार व वाणिज्य के बारे में अध्ययन करेंगे। जो कि सिंधु सभ्यता की जो अर्थव्यवस्था है उसका सबसे प्रमुख आधार व्यापार व वाणिज्य था। सिंधु सभ्यता की जो अर्थव्यवस्था का जो सबसे प्रमुख आधार था वह क्या था?
व्यापार व वाणिज्य था। और दोस्तों हड़प्पा जो सभ्यता थी वह कैसी थी? व्यापार प्रधान। हड़प्पा सभ्यता कैसी थी? व्यापार प्रधान। और हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल आदि जो नगर है उनकी समृद्धि का जो मुख्य स्रोत क्या था? व्यापारी था। जो हड़प्पा सभ्यता के जो नगर है उनकी समृद्धि का प्रमुख आधार क्या था? व्यापार था, और विशेषतः विदेशी व्यापार। जो सिंधु सभ्यता के कुछ नगरों की जो समृद्धि का जो प्रमुख आधार था वह व्यापार था, और वो भी मुख्य स्रोत कौन सा था? विदेशी व्यापार, जो भारत के अन्य क्षेत्रों व विदेशों से होता था। यानी कि आंतरिक व्यापार होता था और बाह्य व्यापार, दोनों प्रकार का व्यापार इस समय होता था। भारत के अन्य जो क्षेत्र जो सिंधु सभ्यता से बाहर है उनके साथ व्यापार होता था, और जो विदेश बाह्य व्यापार है वह विदेशों से होता था। तथा जल व थल दोनों ही प्रकार का व्यापार होता था, दोनों ही मार्गों से व्यापार होता था। जल मार्ग से भी व थल मार्ग से भी, दोनों ही मार्गों से यहां पर व्यापार होता था। लेकिन हड़प्पा सभ्यता में क्या था? कच्चे माल व प्राकृतिक संपदा का अभाव था। यानी कि सिंधु सभ्यता में कई तरह के कच्चे माल व प्राकृतिक संपदा का अभाव था। हड़प्पा सभ्यता में कई तरह के कच्चे माल व प्राकृतिक संपदा का अभाव था। अतः विभिन्न क्षेत्रों से, भारत के अंदर से व बाह्य देशों से, यानी कि बाहरी देशों से इनका आयात किया जाता था। इनकी पूर्ति कहां से की जाती थी? भारत के आंतरिक क्षेत्रों से जो सिंधु सभ्यता के बाहर थे, तथा बाह्य देशों से, विदेशों से इनकी पूर्ति की जाती थी। हालांकि जो सिंधु सभ्यता द्वारा उनके द्वारा उपयोग में लाई गई जो वस्तुएं, अधिकतर वस्तुओं के लिए सिंधु सभ्यता के लोग आत्मनिर्भर थे। फिर भी कुछ वस्तुएं ऐसी थी जिनका इनको आयात करना पड़ता था। अब वो कौन कौन सी वस्तुएं थी और किस किस स्थान से वो आयात करते थे, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो आयात होने वाली वस्तु और स्थल या क्षेत्र कौन कौन सी थी, कौन कौन सी वस्तु आयात होती थी और किस किस क्षेत्र से आयात होती थी। पहला टिन व चांदी। जो टिन व चांदी कहां से आयात होती थी? ईरान व अफगानिस्तान से। ईरान व अफगानिस्तान से क्या होती थी? टिन व चांदी आयात होती थी। इसके अलावा तांबा। तांबा का मुख्य क्षेत्र कौन सा था? तांबे का मुख्य क्षेत्र था खेतड़ी। राजस्थान। तो तांबे का जो मुख्य क्षेत्र था वह कौन सा था? खेतड़ी, राजस्थान। इसके अलावा ओमान व बलूचिस्तान। इसके अलावा ओमान व बलूचिस्तान से भी तांबा आयात किया जाता था। इसके अलावा सोना। सोना मुख्यतः कहां से आयात किया जाता था? कोलार।
यानी मैसूर कर्नाटक से आयात किया जाता था। यानी जो सोना जो आयात किया जाता था उसका मुख्य क्षेत्र कौन सा था? कोलार। इसके अलावा ईरान व अफगानिस्तान से भी क्या है? सोना आयात किया जाता था। इसके अलावा शिलाजीत व देवनार, ये कहां से आयात किए जाते थे? हिमालय क्षेत्र। ये हिमालय क्षेत्र से आयात किए जाते थे। इसके अलावा दोस्तों लाजवर्द मणि, ये कहां से आयातित की जाती थी? बदख्शां। जो लाजवर्द मणि है वह कहां से आयातित की जाती थी? बदख्शां अफगानिस्तान से। बदख्शां अफगानिस्तान से आयातित की जाती थी। कौन सी वस्तु? लाजवर्द मणि। इसके अलावा सूर्यकांत मणि, सूर्यकांत मणि जैस्पर, ये कहां से आयातित की जाती थी? राजस्थान से। ये कहां से आयातित की जाती थी? राजस्थान से। इसके अलावा संगमरमर, इसका मुख्य क्षेत्र कौन सा था? मकराना, और ये कहां पर है? राजस्थान में। इसका जो प्रमुख क्षेत्र है वह है मकराना, और कहां पर है? राजस्थान में। इसके अलावा ब्लडस्टोन, ब्लडस्टोन यानी लाल पत्थर, ब्लडस्टोन यानी कि लाल पत्थर व स्लेटी पत्थर, और ये कहां से आयातित किए जाते थे? राजस्थान से। स्लेटी पत्थर व ब्लड स्टोन कहां से आयातित किए जाते थे? राजस्थान से। लाल गोमेद, लाल गोमेद कहां से आयातित किए जाते थे? कश्मीर। राजस्थान व पंजाब, राजस्थान, कश्मीर व पंजाब से आयातित किए जाते थे। इसके अलावा दोस्तों सीसा, सीसा का मुख्य आयातक क्षेत्र कौन सा था? अजमेर। कहां पर है? राजस्थान में। सीसा का मुख्य आयातक यानी कि जो सीसा कहां से आयात किया जाता था? अजमेर से। इसके अलावा ईरान व अफगानिस्तान से भी सीसा आयातित किया जाता था। ईरान व अफगानिस्तान से भी सीसा आता था आयात होके। इसके अलावा शंख, सीप व कौड़ियां, ये कहां से आती थी? सौराष्ट्र। शंख, सीप व कौड़ियां यानी सौराष्ट्र यानी पश्चिमी समुद्र तट से, पश्चिमी समुद्र तट से क्या आता था? शंख, सीप व कौड़ियां। इसके अलावा हरित मणि,
हरित मणि कहां से आती थी? दक्कन ट्रैप से। हरित मणि दक्कन ट्रैप से आती थी। हरा अमेजन, हरा अमेजन ये कहां से आता था? नीलगिरी की पहाड़ियों व अहमदाबाद का हीरापुर पठार। नीलगिरी की पहाड़ी व गुजरात का हीरापुर पठार यानी कि अहमदाबाद का। अहमदाबाद का हीरापुर पठार से क्या आता था? हरा अमेजन आता था। इसके अलावा फ्लिंट चार्ट, फ्लिंट चार्ट व चकमक पत्थर, फ्लिंट चार्ट व चकमक पत्थर क्या था? पाकिस्तान की रोहड़ी, पाकिस्तान की लोहड़ी व सुक्कुर की खानों से, पाकिस्तान की लोहड़ी व सुक्कुर की खान से क्या आता था? फ्लिंट चार्ट व चकमक पत्थर। दोस्तों सर्वाधिक आयात होने वाला आने वाली जो वस्तु है वो कौन सी थी? धातु व बहुमूल्य पत्थर, धातु व बहुमूल्य पत्थर जो सर्वाधिक आयात होता था इनका। सिंधु सभ्यता में जो सर्वाधिक आयात किसका होता था? धातु व बहुमूल्य पत्थर का सर्वाधिक आयात होता था। हड़प्पा जो सभ्यता है उसका व्यापार जो था विकसित व संगठित था। हड़प्पा सभ्यता का जो व्यापार था वह विकसित था व संगठित था तथा व्यवसायिक संगठनों द्वारा चलाया जाता था, तथा व्यवसायिक संगठनों द्वारा चलाया जाता था। अब दोस्तों व्यापार का माध्यम, सिंधु सभ्यता में व्यापार का माध्यम क्या था? दोस्तों इस समय धातु के सिक्कों का प्रचलन नहीं था। इस समय क्या था? धातु के जो सिक्के हैं उनका प्रचलन नहीं था और क्रय विक्रय किसके द्वारा होता था? फिर वह होता था वस्तु विनिमय के द्वारा। इस समय धातु के सिक्कों का प्रचलन नहीं था तो क्रय विक्रय किससे होता था? वस्तु विनिमय द्वारा। व्यापारिक वस्तुओं की गांठों पर शिल्पियों एवं व्यापारियों द्वारा, जो व्यापारिक वस्तु होती थी उनकी गांठों एवं क्या है? शिल्पियों एवं व्यापारियों द्वारा, व्यापारिक जो वस्तुओं की जो गांठें होती थी उन पर शिल्पियों व व्यापारियों द्वारा अपनी मोहर लगाने की व्यवस्था थी। यानी कि जो वस्तुएं होती थी व्यापारिक वस्तुएं उन पर जो व्यापारी व शिल्पी क्या करते थे? अपनी मोहर लगाते थे और लोथल से हमें विशिष्ट मुद्रांकों से इसकी पुष्टि होती है। लोथल से मिले विशिष्ट मुद्रांकों से इसकी पुष्टि होती है। लोथल से विशिष्ट मुद्रांकों से इसकी पुष्टि होती है। अब दोस्तों
परिवहन व यातायात के साधन, परिवहन व यातायात के साधन। तो स्थल मार्ग की जो व्यापार है यानी कि जो स्थल मार्ग पर जो व्यापार होता था वह पशुओं के माध्यम से होता था, और इस समय दो पहियों वाली गाड़ियां, इस समय दो पहियों वाली गाड़ी संभवतः बैलगाड़ी यातायात का सबसे प्रमुख साधन थी। दो पहियों वाली गाड़ी हो सकता है बैलगाड़ी, वह यातायात का सबसे प्रमुख साधन थी। व्यापारी क्या करते थे, अपने सामान को कारवां में यानी कि इकट्ठे होकर बैल यानी कि पशुओं पर लाद कर लंबी दूरी तक ले जाते थे, यानी कि पशुओं पर लाद कर लंबी दूरी तय करते थे। समुद्री व्यापार किससे होता था, वह नाव व जहाज के द्वारा होता था। वह किससे होता था, नाव व जहाज के द्वारा होता था। मोहनजोदड़ो से एक मोहर मिली है जिस पर किसका अंकन है, सुमेरियन नाव का। मोहनजोदड़ो से एक मोहर मिली है जिस पर किसका अंकन है, सुमेरियन नाव का। इसके अलावा लोथल से नाव का मॉडल मिला है। लोथल से क्या मिला है, नाव का मॉडल मिला है। और लोथल से क्या मिला है, यातायात वो आयताकार डाक यार्ड या गोदीवाड़ा या बंदरगाह मिला है। लोथल से गोदीवाड़ा, डाक यार्ड या बंदरगाह मिला है, या आयताकार। लोथल से क्या मिला है, गोदीवाड़ा, डाक यार्ड या बंदरगाह हमें कहां से प्राप्त हुआ है, लोथल से। इसके अलावा विभिन्न प्रकार की नावों का अंकन कहां मिला है, हड़प्पन मोहरों पर मिला है। इसका मतलब है जो जो समुद्री व्यापार था वो भी उन्नत अवस्था में था। अब है दोस्तों बंदरगाह नगर। इस समय कौन कौन से बंदरगाह नगर थे जहां से व्यापार होता था मुख्य रूप से, तो बंदरगाह नगर। बंदरगाह नगर। अब उसमें कौन कौन से, पहला है भगतराव। बंदरगाह नगर कौन से हैं, भगतराव, लोथल, भगतराव, लोथल, सुतकांगनेडोर, सोतकाकुहो, मेघम। भगतराव, लोथल, सुतकांगनेडोर, सोतकाको, मेघम, बालाकोट। इस समय बालाकोट और प्रभास पाटन क्या थे, मुख्य बंदरगाही नगर थे। दोस्तों अब बाह्य व्यापार किस किस के साथ होता था, यानी कि विदेशी व्यापार, बाह्य व्यापार या विदेशी व्यापार किन किन देशों के साथ होता था। यह होता था मध्य एशिया, मध्य एशिया। इसके अलावा
अफगानिस्तान, फारस की खाड़ी, फारस की खाड़ी, अफगानिस्तान, मेसोपोटामिया, मिस्र, ईरान, क्रीट, क्रीट, मिस्र, मेसोपोटामिया, ईरान आदि देशों के साथ क्या होता था, सिंधु सभ्यता का व्यापार होता था। सैंधव लोगों ने अफगानिस्तान में एक स्थान है सोरतुगोई, अफगानिस्तान में एक स्थान है सोरतुगोई, यहां पर अपनी वाणिज्यिक बस्ती स्थापित की। यहां पर इन्होंने अपनी वाणिज्यिक बस्ती स्थापित की तथा इसे क्या है, जिसे मध्य व्यापारिक बस्ती कहा जाता है। सूरतगोई नामक स्थान पर जो अफगानिस्तान में है, यहां पर सिंधु सभ्यता के लोगों ने क्या किया, वाणिज्यिक बस्ती स्थापित की तथा जिसे मध्य व्यापारिक बस्ती कहा जाता है। अब दोस्तों, निर्यात होने वाली वस्तुओं में कौन कौन की थी जिसे सैंधव सभ्यता के लोग निर्यात करते थे, वह कौन कौन सी मुख्य वस्तु थी? इनमें प्रमुख थे तांबा, हाथीदांत, खजूर, तांबा, हाथीदांत, खजूर, विविध प्रकार की लकड़ियां, इसके अलावा हाजा पक्षी, मोर, हाजा पक्षी, मोर, इसके अलावा कार्नेलियन के मनके, कार्नेलियन के मनके जो कि निर्यातित वस्तु थी। इसके अलावा शंख। तो निर्यात कौन कौन सी वस्तु होती थी? तांबा, हाथीदांत, विविध प्रकार की लकड़ियां, हाजा पक्षी, मोर, कार्नेलियन के मनके, इसके अलावा शंख आदि वस्तुएं निर्यात होती थी। हालांकि जो व्यापार संतुलन हमारे पक्ष में था, इस समय सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि जो व्यापार संतुलन था वह हमारे पक्ष में था, क्योंकि जितनी तादाद में हमारी वस्तुएं उनके देशों में मिली है, यानी कि विदेशों में जितनी वस्तुएं हमारी मिली है, उतनी वस्तुएं हमारे देश में उनकी नहीं मिली। इस आधार पर यह अनुमान लगाया जाता है कि जो व्यापार जो संतुलन था वो किसके पक्ष में था? वह हमारे पक्ष में था, यानी कि सिंधु सभ्यता के लोगों के पक्ष में था। दोस्तों, जो स्थल मार्ग, सिर्फ स्थल मार्ग से व्यापार होता था, यानी कि जलीय व्यापार नहीं होता था, वे कौन कौन से देश हैं? अफगानिस्तान, ईरान का कुछ भाग, अफगानिस्तान, ईरान का कुछ भाग, इसके अलावा तुर्कमेनिस्तान। यहां से सिर्फ क्या होता था? सिर्फ स्थल मार्ग से व्यापार होता था। यहां पर ईरान का कुछ भाग जो किससे व्यापार होता था? स्थल मार्ग थी। श्रीन रत्नाकर महोदय ने क्या कहा है? श्रीन रत्नाकर महोदय ने कहा है कि हड़प्पा सभ्यता में जो दूरवर्ती व्यापार होता था वह किससे होता था? जल मार्ग से होता था। यानी कि जो दूरवर्ती व्यापार होता था वह जल मार्ग से होता था। अब दक्षिणी
कौन कौन से स्थल हैं जहां से हमें जो हड़प्पा सभ्यता की सामग्री प्राप्त हुई? अल्तीन द्वीप, एक स्थान है आपका अल्तीन द्वीप, नागा जगह, अल्तीन द्वीप, नागा जगह व खापूज, ये स्थल है कि ये कहां पर है? दक्षिण तुर्कमेनिस्तान में। और यहां से क्या मिला है? हड़प्पा सभ्यता की सामग्री मिली है। और अल्तीन से क्या मिला है? यहां से हड़प्पा जो सभ्यता की वर्गाकार, जो हड़प्पा लिपि की, हड़प्पा लिपि की वर्गाकार मोहर प्राप्त हुई है। कहां से? अल्तीन नामक स्थान से हड़प्पा लिपि की जो वर्गाकार मोहर हमें प्राप्त हुई है। इसके अलावा ईरान, ईरान में कौन कौन से स्थल थे? हिसार, सहादीप, हिसार, सहादीप व जलालाबाद, वहां से हमें हड़प्पा सभ्यता की सामग्रियां प्राप्त हुई हैं और विशेषतः हड़प्पाई मोहर प्राप्त हुई हैं। इसके अलावा एक स्थान और था ईरान में, सूसा, यहां से हमें क्या प्राप्त हुई है? हड़प्पाई मोहरें प्राप्त हुई हैं। अब दोस्तों अगला स्थल देख लेते हैं, फारस की खाड़ी, जहां से विदेशी व्यापार होता था। फारस की खाड़ी, फारस की खाड़ी में कौन सा स्थान है? एक फेल्का नामक स्थान है। फारस की खाड़ी में जो फेल्का से क्या प्राप्त हुआ है? क्या प्राप्त हुई है? हड़प्पाई मोहरें। इसके बाद आता है दोस्तों मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया, और मेसोपोटामिया से व्यापार के बारे में जानकारी कैसे प्राप्त होती है? तो सबसे पहले मुद्राएं, जो कि यहाँ के विभिन्न नगरों से प्राप्त हुई हैं, मुद्राएं विभिन्न नगरों से प्राप्त हुई हैं। और यहां पर कौन कौन से स्थल हैं जहां से सामग्रियां, सैंदव सामग्रियां प्राप्त हुई है? वह है उम्मा, उम्मा, सुमेर, इसके अलावा किस लगस, किस लगस, निप्पुर, जो स्थान है यहां से प्राप्त हुई है। इसके अलावा तेल अस्मा, और जो स्थान है यहां से सैंदव सामग्रियां प्राप्त हुई है। यहां से क्या प्राप्त हुई है? सैंदव सामग्रियां प्राप्त हुई है। अब उर से क्या मिला है? जो उर नामक स्थान है यहां से क्या मिला है? यहां से मिला है हड़प्पा जो सभ्यता का श्रृंगारदान, यहां से हड़प्पा सभ्यता का श्रृंगारदान मिला है। कहां से मिला है? उर नामक स्थान से हड़प्पा सभ्यता का श्रृंगारदान मिला है। इसके अलावा उर की जो शाही कब्र है, उर की शाही कब्र से क्या मिले हैं? कार्नेलियन मनके, उर की शाही कब्र से क्या मिला है? कार्नेलियन मनके हमें प्राप्त हुए हैं। मेसोपोटामिया
की राजधानी कौन सी थी? अक्काद। मेसोपोटामिया की राजधानी अक्काद के साथ जो व्यापार की जो पुष्टि होती है वो किससे होती है? अब लेखिए विवरण या साक्ष्य से, अब लेखिए साक्ष्य से होती है। किसके साथ व्यापार की पुष्टि? अक्काद, जो क्या थी? मेसोपोटामिया की राजधानी थी। अक्कादीय राजा सारगोन, अक्काद का राजा जो कौन था? सारगोन। और के काल में एक बंदरगाह था एगेट। सारगोन के काल में मेसोपोटामिया में एक बंदरगाह था, कौन सा था? एगेट। यहां से अनेक देशों के जो जलपोत हैं, अनेक देशों के जलपोत कहां आते जाते थे? कहां आते थे? एगेट नामक बंदरगाह। एगेट नामक बंदरगाह पर जो विभिन्न देशों के जो जलपोत हैं वो आते थे। कहां पर आते थे? एगेट नामक बंदरगाह। और मेसोपोटामिया के साथ जो सर्वाधिक व्यापार होता था वह सारगोन के काल में ही होता था, क्योंकि सारगोन के काल में हड़प्पाई मोहरें सबसे ज्यादा मिली है। हड़प्पाई मोहरें जो सबसे ज्यादा जो मिली है वह कहां मिली है? सारगोन के काल में। और सर्वाधिक जो व्यापार होता था वह कब होता था? सारगोन के काल में सब सर्वाधिक व्यापार होता था। किसका? सिंधु सभ्यता का। किसके साथ? मेसोपोटामिया के साथ। दोस्तों, मेसोपोटामिया में जो प्रवेश के लिए जो सर्व प्रमुख बंदरगाह था वह उर था। मेसोपोटामिया में जो क्या है, प्रवेश के लिए जो प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? उर था। और सैंधव व्यापारी क्या करते थे? अपनी वस्तुएं ले जाते थे। और मतलब मेसोपोटामिया में प्रवेश के लिए सर्वप्रमुख बंदरगाह उर था, जहां सैंधव व्यापारी क्या करते थे? अपनी वस्तुएं ले जाते थे। एक सारगोन में क्या हुआ है? सुमेरियन लेख मिला है। सारगोन में सुमेरियन लेख मिला है, जिसमें किसका उल्लेख है? दिलमुन। मगन व मेलुहा। सारगोन में एक लेख मिला है, कौन सा? सुमेरियन लेख मिला है, जिसमें किसका उल्लेख है? दिलमुन का, मगन का व मेलुहा का। और दिलमुन की पहचान किससे की है? बहरीन द्वीप से। दिलमुन की पहचान बहरीन द्वीप से, मगन की ओमान से, मगन की ओमान से, और मेलुहा की सिंधु प्रदेश से की है। तो दिलमुन की किससे की है? बहरीन द्वीप से। मगन की ओमान से। और मेलुहा की किससे की है? सिंधु प्रदेश से की है। और क्या है कि सिंध व मेसोपोटामिया के मध्य जो व्यापार होता था उसमें बिचौलिया का कार्य करता था कौन? दिलमुन, यानी बहरीन द्वीप बिचौलिया का कार्य करता था। किसके मध्य? सैंधव सभ्यता और मेसोपोटामिया के मध्य जो व्यापार होता था उसमें बिचौलिया की भूमिका कौन निभाता था? दिलमुन, यानी कि बहरीन द्वीप निभाता था। यानी कि सिंध व मेसोपोटामिया के मध्य जो व्यापार होता था उसमें बिचौलिया की भूमिका बहरीन द्वीप निभाता था। दिलमुन को क्या कहा जाता था? हाथियों का देश और सूर्योदय का देश। दिलमुन को क्या कहा जाता था? सूर्योदय का देश
सूर्योदय का देश, हाथियों का देश, कहा जाता था। किसको? दुल्मुन को। इसके अलावा साफ सुथरे नगरों वाला स्थान भी कहा जाता था। साफ सुथरे नगरों वाला स्थान भी कहा जाता था। किसको कहा जाता था? दिलमुन को कहा जाता था। बहरीन में कौन कौन से स्थान थे? रस अल कला स्थान कौन से थे बहरीन में? रस अल कला। बहरीन में जो स्थान थे वे कौन से थे? रस अल कला, हमाद एवं हज्जाज। यहां से क्या मिली है? सैंधव सामग्री मिली है। इसके अलावा मैंने बताया था मगन की पहचान कहां से की है? ओमान से की है। मगन की जो पहचान की है वो कहां से की है? ओमान से की है। दोस्तों मैंने अभी बताया था कि मगन की पहचान किससे की है? ओमान से। और मगन के अल अन्नर नामक स्थान से सैंधव सामग्री प्राप्त हुई है। इसके अलावा एक स्थान और है मेसर। यहां से क्या प्राप्त हुआ है? यह ताम्र निर्माण का केंद्र था। जो मेसर जो था वह ताम्र निर्माण का केंद्र था। और मगन को इस कारण क्या कहा जाता था? यानी ओमान को तांबे के स्रोत के रूप में प्रसिद्ध था। कौन? मगन। और मेलुहा की पहचान दोस्तों मैंने बताया था सिंध क्षेत्र से की है। मेलुहा की जो पहचान है वह सिंधु क्षेत्र से की है, या हड़प्पा सभ्यता का स्थल है, सिंधु सभ्यता का मोहनजोदड़ो उससे की है। लोथल से। इसके अलावा दोस्तों मेलुहा को क्या कहा जाता था? काले विदेशी लोगों की भूमि। काले विदेशी लोगों की भूमि व नाविकों का देश कहा जाता था। काले विदेशी लोगों की भूमि या नाविकों का देश किसे कहा जाता था? मेलुहा को कहा जाता था। लोथल से जब सुत कांगेडोर को जाते थे, लोथल से जब सुत कांगेडोर होते हुए व्यापारी कहा जाते थे फारस की खाड़ी को। लोथल से सुत कांगेडोर होते हुए फारस की खाड़ी को लोग जाते थे तो कहां पर विश्राम करते थे? ओमान में विश्राम करते थे। लोथल से जब लोग सुतकांगेडोर होते हुए फारस की खाड़ी को जाते थे तो कहां पर विश्राम करते थे दोस्तों? यह ओमान में विश्राम करते थे। इसके अलावा ओमान के लिए कौन कौन सी चीजें निर्यात की जाती थी? ओमान के लिए जो निर्यात की जाने वाली वस्तुएं कौन कौन सी थी? वो कार्नेलियन मनके, ओमान के लिए जो निर्यात की जाती थी वह वस्तु थी कार्नेलियन मनके, चट के पत्थर, हाथी दांत, चट के बटखरे व हाथी दांत किसे निर्यात किए जाते थे? ओमान को निर्यात किए जाते थे। इसके अलावा दोस्तों मेसोपोटामिया के बाद मिस्र
से व्यापार होता था, लेकिन जो मिस्र में जो व्यापार होता था वह मेसोपोटामिया की तुलना में बहुत कम व्यापारिक संबंध थे। किसके? सिंधु सभ्यता के। किससे? मिस्र से। किसकी तुलना में? मेसोपोटामिया के की तुलना में। मिस्र के साथ जो व्यापार होता था, जो मुख्य रूप से किसके साथ होता था? लोथल के साथ था। मिस्र के साथ जो व्यापार किसके साथ था? प्रधान थे मिस्र के साथ था। इसके अलावा क्रीट की सभ्यता से भी, क्रीट से भी क्या था? व्यापारिक संबंध थे, क्योंकि यहां पर जो क्रीट में कुछ भित्ति चित्रों पर बैल व मनुष्य का चित्रांकन है। क्रीट में भित्ति चित्रों पर क्या है? बैल व मनुष्य का चित्र अंकित है। जो मोहनजोदड़ो से, जो मोहनजोदड़ो की मुद्रा जो है उन पर अंकित चित्रों से समानता रखते हैं। मोहनजोदड़ो से जो मुद्राएं मिली हैं, उन पर जो चित्र मिले हैं, उनसे ये क्या है? समानता रखते हैं। इसके अलावा मातृ देवी की उपासना, मातृ देवी की उपासना, बैल, बतख व पाषाण स्तंभों की पवित्रता, बैल, वृषभ, इसके अलावा बैल, बतख व पाषाण स्तंभों की पवित्रता के आधार पर क्या कहा जाता है कि क्रीट व सैंधव सभ्यता में व्यापारिक संबंध थे। मातृ देवी की उपासना, जो कहां पर थी? क्रीट में। क्रीट में मातृ देवी की उपासना, बैल, बतख व पाषाण स्तंभों की पवित्रता के आधार पर दोनों सभ्यताओं में समानता इंगित करती है। यहां भी बैल व बतख की पवित्रता थी, मातृ देवी की उपासना होती थी, तो इन आधार पर क्रीट के साथ व्यापारिक संबंधों की पुष्टि होती है। दोस्तों एक बात और, मेसोपोटामिया में कौन कौन सी वस्तुएं निर्यात की जाती थी? मेसोपोटामिया में कौन कौन सी वस्तुएं निर्यात की जाती थी? उनमें प्रमुख थी सोना, तांबा, कार्नेलियन यानी लाल पत्थर, लाजवर्द मणि, इसके अलावा हाथी दांत की वस्तुएं, खजूर, विविध प्रकार की लकड़ियां, इसके अलावा कपास आदि निर्यात किए जाती थी। एल वासम महोदय क्या कह रहे हैं? एल वासम महोदय क्या कह रहे हैं कि हड़प्पा व मेसोपोटामिया में व्यापार की जो प्रधान सामग्री थी वह कौन सी थी? कपास थी। हड़प्पा सभ्यता व मेसोपोटामिया में जो निर्यात की, व्यापार की जो प्रधान सामग्री थी वह कौन सी थी? कपास थी। श्रीन रत्नाकर महोदय क्या कह रहे हैं? श्रीन रत्नाकर महोदय क्या कह रहे हैं कि हड़प्पा व मोहनजोदड़ो के बीच समुद्र मार्ग से व्यापार को तथा विशेषतः लाजवर्द जो से जुड़े व्यापार को सर्वाधिक महत्व दिया गया। श्रीन रत्नाकर महोदय क्या कह रहे हैं कि जो समुद्र व्यापार है उसको तथा लाजवर्द के व्यापार को सर्वाधिक महत्व दिया गया, और हड़प्पा सभ्यता का जो पतन हुआ था वह लाजवर्द से व्यापार,
लाजवर्द का जो व्यापार था उसके पतन से जोड़ा गया। जैसे ही लाजवर्द मणि का जो पतन हुआ था, लाजवर्द का जो पतन हुआ था उसके साथ ही हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया। ये श्री रत्नाकर महोदय कह रहे हैं। दोस्तों, इस प्रकार हमने सिंधु सभ्यता के आर्थिक जीवन के बारे में आज हमने अध्ययन किया और उसकी अर्थव्यवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त की। नमस्कार दोस्तों।